बच्चों, आज हम फिजिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक नेचर कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फिजिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। इसको हम कैसे कहेंगे, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द साइंस ऑफ, या इट इज द सिस्टमेटिक वे टू अटेन नॉलेज, या सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू अटेन नॉलेज अबाउट आवर रिलेटेड टू आवर फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारे भौतिक संसार है उससे संबंधित, उससे व्यवस्थित ज्ञान को अर्जित करने का, या जो अर्जित किया गया ज्ञान है उसको ही हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कह देते हैं। ठीक है ना। परंतु आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले जो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी एक प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, या कोई किसी हर सब्जेक्ट की अपनी एक नेचर एंड प्रकृति होती है। तो ऐसे ही साइंस सब्जेक्ट की भी अपनी एक नेचर है, उसकी विशेषता है, उसकी प्रकृति है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम जांचेंगे। जैसे कि किसी पर्सन के बारे में हमने जांचना हो या उसको पहचानना हो तो हमें क्या करते हैं, उसके नेचर के बारे में याद करते हैं। हम किसी के नेचर से हम किसी पर्सन को पहचान सकते हैं, उसको जांच सकते हैं, या उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही साइंस सब्जेक्ट की भी अपनी एक क्या है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन भी की गई है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन की गई है इंपीरिकल। इंपीरिकल से मतलब होता है प्रयोगों द्वारा सिद्ध। तो ये जो नॉलेज है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइंटिफिक नॉलेज या फिजिकल साइंस की नॉलेज है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो उसके लिए हम इसको, तो इसीलिए हम इसको इंपीरिकल नॉलेज भी कह देते हैं। मतलब प्रयोगों द्वारा सिद्ध की गई नॉलेज को ही क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं, और ये इसकी एक नेचर बन जाती है। नेक्स्ट है सिस्टेमैटिक एंड अंडरस्टैंडेबल। सिस्टेमैटिक एंड अंडरस्टैंडेबल मतलब, सिस्टेमैटिक मतलब कि ये क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है। ये ज्ञान क्या है, इकट्ठा किया गया है सुव्यवस्थित तरीके से, एक दूसरे से रिलेट करके या कोरिलेट करके सिस्टेमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया गया है। ये किस लिए लगाया गया है, ये हमें अपनी प्रकृति को समझने के लिए, हमने भौतिक संसार को समझने के लिए। ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, सिस्टमेटिक एंड अंडरस्टैंडेबल इन नेचर, हैज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी, न्यूट्रलिटी एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिटी मतलब कहने का है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता। ठीक है ना। मतलब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, इस नॉलेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ट्रू है तो ट्रू है, या फॉल्स है तो फॉल्स है, इसमें दो ही विकल्प होते हैं। रैशनैलिटी मतलब तर्क संगत। कोई भी चीज हम जब कहते हैं, या साइंस में जो भी प्रूव किया गया है, कोई फिजिकल साइंस के जितने भी लॉज एंड थ्योरी हैं वो क्या है, रैशनल है, तर्क संगत है, उनके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है ना। न्यूट्रल है, ये तर्क मतलब तर्क संगत तो है, या न्यूट्रल भी है, मतलब पक्षपात नहीं है। पक्षपात किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन या किसी भी जगह पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। सबके लिए क्या है, नॉलेज क्या है, ये बराबर है, ह्यूमनिस्टिक है। मतलब सारे ह्यूमन रिलेटेड जितनी भी हमारी व्यवस्था है, या जितने संसार से ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी हमारी ह्यूमन के संबंधित जितना ज्ञान है, उनके लिए वेलफेयर के लिए ही ये साइंटिफिक नॉलेज बनाई गई है, या है, मतलब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ही ये अवेलेबल है, ह्यूमनिस्टिक इन नेचर है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी मतलब शुद्धता और वैधता, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। शुद्धता मतलब अगर कोई चीज किसी भी तरह के जो मानक बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, अगर उससे मैच करता है, उसका रिजल्ट उसके साथ मैच करता है, तो हम उसको शुद्ध कह सकते हैं, उसको एक्यूरेट कह सकते हैं। और वैलिडिटी मतलब वैधता। अगर कोई चीज आज प्रूव करी गई है, उसका रिजल्ट आज चेक किया गया है, अगर वो सेम रिजल्ट कल भी देता है, या नेक्स्ट डे या अगले दिन भी देता है किसी अन्य पर्सन से या किसी अन्य स्थान पर, तो वो क्या होता है, वो वैलिड होता है। जैसे कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि टाइम पीस का जो हमारी वॉच होती है, अगर मान लो हमारी घड़ी है, अगर हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन टाइम सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अभी 12 बजे हैं, अगर वो घड़ी सेम टाइम बता रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो टाइम क्या है, एक्यूरेट है। परंतु अगर कल इसी टाइम
वो टाइम पीस क्या है, सेम टाइम बता रहा है, मतलब 12 बजे ही सेम टाइम बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो टाइम क्या है, वैलिड भी है, एक्यूरेट एंड वैलिड है। एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड होती है। कोई भी चीज अगर एक्यूरेट है तो वो वैलिड भी होती है, परंतु अगर कोई चीज वैलिड है तो मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, जैसे कि टाइम पीस से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सब्जेक्ट टू चेंज डायनामिक चेंज या टेंटेटिव इन नेचर। जो ये नॉलेज होती है ये क्या होती है, चेंजेबल होती है, बदलती रहती है, ठीक है ना। डायनामिक मतलब ये इसका डायनामिक नेचर है, स्टैटिक नहीं है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज हमारे पास जो भी हमारे पास रिसर्च के द्वारा हमारे पास नए नए उपकरण आते रहते हैं। जैसे कि जो हम उपकरण या गैजेट्स जो हम यूज करते हैं, आज यूज करते हैं, वो लास्ट 10 ईयर्स में नहीं यूज करते थे, या हम आगे नेक्स्ट 10 ईयर में नहीं यूज करेंगे, या उनको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये नॉलेज होती है टेंटेटिव होती है। नेक्स्ट है रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल मतलब क्या है कि अनुकरणीय है। मतलब अगर कोई पर्सन कोई उपकरण या कोई उपकरण से कोई टेस्ट कर रहा है तो वो सेम रिजल्ट दे सकता है किसी और जगह भी है। मतलब या कोई आज प्रिंसिपल बनाया है, किसी ने प्रिंसिपल या थ्योरी बनाई गई है, तो अगर वो एविडेंसेस पे बेस्ड है तो उन्हीं एविडेंसेस के थ्रू हम उस चीज को दोबारा से सिद्ध कर सकते हैं किसी और जगह। मतलब साइंटिफिक नॉलेज क्या है, रेप्लिकेबल इन नेचर है। फिर है अनवाइजनेस, पक्षपातपूर्ण, अपक्षपातपूर्ण। जैसे न्यूट्रलिटी था वही यही बात है कि इसकी नॉलेज की किसी के साथ कोई वाइजनेस नहीं है, किसी के साथ ये कोई पक्षपात नहीं करती है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये जो इसका जो नॉलेज है ये लंबे समय तक प्रिडिक्ट करती है, लंबे समय तक रहती है, सस्टेन करती है। जैसे कि हमारे पास जो भी साइंटिफिक नॉलेज है वो जो पहले थी, जैसे 10, 20 या 1000 सालों 100 साल पहले थी, आज भी वैसे की वैसे चली आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब वो बेस है नेक्स्ट के लिए, फ्यूचर के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूटन के लॉ हैं या मोशन के लॉ हैं, वो भी आज भी वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पहले थे, यह बताए गए हैं, तो हम आज भी वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट। इसके नॉलेज के थ्रू हम एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब व्याख्या कर सकते हैं। साइंटिफिक नॉलेज को हम इकट्ठा करते हैं, डाटा के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, और उसके थ्रू हम फिर क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स की। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग का जो डाटा आज तक हमने कलेक्ट किया है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 10-20 सालों बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो उससे संबंधित ज्ञान को हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का है, मतलब सबके लिए समग्र रूप से है, सबके लिए बराबर रूप से है, सारे संसार के लिए है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अवेलेबल है, किसी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब सबके लिए ये ऐसे ही इक्वली अप्रोचेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉजिक। ये मिक्सचर और इमेजिनेशन का मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड लॉजिक है। मतलब इमेजिनेशन मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना है किसी चीज की, हमें कोई काम करना है हमने तो उसकी हम पहले कल्पना करते हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज भी पहले इमेज करती है, ठीक है ना। इमेजिनेशन का भी ये ध्यान रखती है क्योंकि मतलब हाइपोथेसिस को ही हम फिर टेस्ट करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वेरिफिकेशन के थ्रू या थ्योरीज के थ्रू हम उनको चेक करते हैं, और उससे रिलेटेड फिर नया नया विस्तृत ज्ञान उसमें ऐड होता रहता है। तो ये था हमारा नेचर। और फिर नेक्स्ट है हमारा इसका स्कोप, इसका दायरा क्या है, ठीक है ना। स्कोप क्या होता है, दायरा। स्कोप मतलब अगर हम साइंटिफिक फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। इट इज द साइंस ऑफ या इट इज द नॉलेज ऑफ स्टेट एनर्जी एंड मैटर। तो जहां तक पदार्थों की संख्या है, जहां तक ऊर्जा है हमारे पास, वहां तक ये फिजिकल साइंस हमारे पास गवर्नेंस करती है, उसको क्या करती है, ये सुपरवीन्स करती है, ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास संसारिक जो हमें आंखों से दिख रहा है, ऑब्जर्वेबल है, और जो जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वहां तक ये साइंस का दायरा ये फैला हुआ है। परंतु अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन एग्रीकल्चर, कृषि और फूड संबंधी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी इससे रिलेटेड होते हैं, या इनका
दायरा उसमें होता है। इंडस्ट्री में, औद्योगिकरण में ये फिजिकल साइंस का बेस होता है, इसका स्कोप है, क्योंकि जैसे कि केमिकल साइंसेस से इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसमें ज़्यादा यूज होता है। फिर कम्युनिकेशन हो गया, हमारे पास संचार के साधन हो गया, संपर्क के साधन हो गया, मोबाइल, टीवी या इंटरनेट हो गया, ये भी क्या है, साइंस की ही देन है, जिसमें फिजिकल साइंस भी अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रांसपोर्ट के साधन है, यातायात के साधन है, ठीक है ना, जल थल नभ, जो जितने भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन है वो भी फिजिकल साइंस से ही रिलेटेड होते हैं। रिक्रिएशन से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित जितने भी हमारे पास उपकरण हैं, दैट आल्सो रिलेटेड टू द फिजिकल साइंस। मेडिकल संबंधित उपकरण हैं वो भी किसी न किसी तरीके से फिजिकल साइंस से ही रिलेटेड होते हैं। फिर है मिलिट्री एंड वॉर, रक्षा संबंधी जितने भी, ठीक है, सैनिक साजो सामान, ये भी फिजिकल साइंस को ही बेस है, इसके थ्रू, इसकी नॉलेज के थ्रू ही ये बनते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री या कोई भी इसकी साइंसेज होती हैं ये इसमें रिलेट होती हैं। फिर है साइंस स्पेस, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल साइंस के ही अप्लाइड वर्जन है, अप्लाइड ब्रांचेज हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंस का दायरा बहुत ही विस्तृत है। जब हम सवेरे उठते हैं, शाम तक हम सोते हैं, या इवन सोते सोते भी हम किसी न किसी तरीके से इस साइंटिफिक नॉलेज का हम यूज करते हैं, किसी न किसी उपकरण से, किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये है, तो हम इसको ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कल हम कोई और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।